चाइना बैठकर बात करने की बात कर रहा है। सोचिए, देखिए दर्द कहाँ हो रहा है। मालाबार तो हमारे एक्सरसाइजेस चल ही रही थी, हमारा एक सबमरीन वो भेज दिया, हमने वो भेजा वहां पर, हम वैश्विक औसत तक पहुंचे हैं। इसलिए वो घबराता भी है कि हमने एक भी हरकत करी तो चाइना की सारी इंडस्ट्री हम बंद कर देंगे, एक चोक पॉइंट बंद करने से। उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी दिया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और प्रेसिडेंट शी साहब, इन दोनों के बीच जो है साइड लाइन मीटिंग होगी और टॉक्स होंगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो प्रेसिडेंट शी हैं उनके बीच मुलाकात बजाते खुद एक बहुत बड़ा पॉइंट और बहुत बड़ा एक है। मोदी अच्छा है बुरा है ये एक और बहस है। चाय बेचने वाला फख्र करो, वहां मिथ नहीं टूट गई। क्वाड इज द न्यू नेटो, ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। लोग कितना भी करे, जब यूरोप में जब थ्रेट्स आएंगे नेटो इज नेटो, और एशिया में जो थ्रेट्स आएंगे उसके लिए द क्वाड इज द न्यू नेटो। आप मालाबार को ले लें, इधर बहुत ज्यादा इंडिया का मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट हो गया है। आपको मालूम है मालाबार जो एक एक्सरसाइजेस होती हैं जो हमारी जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया के बीच में है, वो अभी चल रही है सिडनी के पास। वहाँ पर हमारी जो सारी शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, वो गए हुए हैं और चारों कंट्रीज ने मिलकर चाइना को घेरा हुआ है उस पूरे एरिया में कि तुम कि आंख भी हमारी तरफ करके दिखाओ, किसी भी चारों कंट्रीज की तरफ, हम तुम्हें बताएंगे कि जवाब कैसे दिया जाता है। वहाँ पे मालाबार तो हमारे एक्सरसाइजेस चल ही रही थी, लेकिन हिंदुस्तान ने एक और काम किया है। हमारा एक सबमरीन जो हमने अभी रिसेंटली एम्प्लॉय किया था जनवरी के अंदर, वो भेज दिया। उसका नाम था INS वगीर। हमने वो भेजा वहाँ पर, और वो अगर हमारी मालाबार चल रही है ईस्ट कोस्ट पे, ये वेस्ट कोस्ट पे वहाँ पहुँचा हुआ है। इतनी लंबी रेंज पे हमने पहली बार अपनी सबमरीन भेजी है ऑस्ट्रेलिया में, और यह दिखाता है कि हमारी कैपेबिलिटी अब कहाँ तक आ गई है। हम पूरा इंडियन ओशन को क्रॉस करके हम वैश्विक ओशन तक पहुँचे हैं, और ये दिखाने के लिए ये हमारी कैपेसिटी है, हमारे से पंगा मत लेना। और ये जो एरिया है ये इतना चोक पॉइंट है चाइना के लिए, क्योंकि इसका सारा ट्रेड यहाँ से जाता है, इसका सारा तेल यहाँ से जाता है। हमने अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रांग कर लिया है कि हमने एक भी हरकत करी तो चाइना की सारी इंडस्ट्री हम बंद कर देंगे, एक चोक पॉइंट बंद करने से। और चाइना को इस बात का मालूम है, इसलिए वो घबराता भी है। उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी दिया था, हम सबसे पुरानी एक सिविलाइजेशंस हैं, आप भी सबसे पुराने हो, हम भी पुराने हैं, बैठ के बात कर लेते हैं। चाइना बैठकर बात करने की बात कर रहा है। सोचिए, देखिए दर्द कहाँ हो रहा है। अमेरिका के पास गैंग है, चाइना के पास गैंग नहीं है। अगर अमेरिका लड़ने आया चाइना से, वो अकेला नहीं आएगा, वो इंडिया को, जापान को, साउथ कोरिया को, पूरा नेटो को लेकर आएगा। तो इट हैज इट्स ओन गैंग। चाइना की गैंग कौन है? पाकिस्तान जाएगा लड़ने चाइना के लिए? उसकी गैंग में रशिया, नॉर्थ कोरिया, हालांकि सारे न्यूक्लियर पावर्स हैं ये चार, पाकिस्तान, रशिया और नॉर्थ कोरिया। विल दे फाइट फॉर चाइना इज द क्वेश्चन। सो ये चीज लोग आप कह रहे हैं कि चाइना इज ट्राइंग टू डू दैट थ्रू SCO या ब्रिक्स के थ्रू, शी इज ट्राइंग टू क्रिएट इट्स ओन गैंग टू फेस द US की गैंग। बट US का जो क्वाड है, क्वाड इज द न्यू नेटो, ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। लोग कितना भी करे, जब यूरोप में जब थ्रेट्स आएंगे नेटो इज नेटो, और एशिया में जो थ्रेट्स आएंगे उसके लिए द क्वाड इज द न्यू नेटो। इन्वॉल्व हो जाएगा इंडिया, वेदर इंडिया लाइक्स इट और नॉट। ऑलरेडी उसका ना इंटरऑपरेबिलिटी हो गया। आप मालाबार को ले लें, इधर बहुत ज्यादा इंडिया का मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट हो गया है। सो इंडिया इज पार्ट ऑफ द क्वाड मिलिटरीली ऑल्सो। ब्रिक्स में जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी अपनी कंफर्मेशन दे दी है कि वो आ रहे हैं, तो उसमें चाइना के प्रेसिडेंट शी की तरफ से भी कंफर्मेशन दे दी गई है कि वो भी ब्रिक्स में हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे। उसमें अब ये खबर सामने आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और प्रेसिडेंट शी साहब, इन दोनों के बीच जो है साइड लाइन मीटिंग होगी और टॉक्स होंगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो प्रेसिडेंट शी हैं उनके बीच मुलाकात बजाते खुद एक बहुत बड़ा पॉइंट और बहुत बड़ा एक है अहम डेवलपमेंट। लेकिन क्योंकि अभी एक डेलीगेशन चाइना का जो है वो टॉक्स के लिए ही इंडिया से बात कर रहा था, और उसमें कोई ऐसी हौसला अफजा, मतलब ये कि ऐसा कुछ सामने नहीं आया। वो कहा जा रहा है कि कोई डेडलॉक है या ये कि टॉक्स आगे नहीं बढ़ सकी। तो फिर अब उसको लेकर, क्योंकि वहां पे जो समिट में साइडलाइन मीटिंग होगी ब्रिक्स की चाइना और इंडिया के बीच, उसमें ये कहा जा रहा है कि
हो सकता है कि कोई ब्रेक थ्रू हो। बात करता है ना पाकिस्तान के मुस्लिम उम्मा, ठीक है जी, मुस्लिम उम्मा के साथ भी ताल्लुकात बेहतर नहीं है। आप देख लीजिए क्या है कि उनके ईरान के साथ भी ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, उनके साथ भी टॉक्स हो रही हैं, वो उनको भी फ़ोन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जनाब हम इसमें शामिल होना चाहते हैं, हमारे साथ दीजिए, और फिर चाबहार पोर्ट की बात हो रही है। लेकिन उसी के साथ वो चाइना के साथ भी टॉक्स करने के लिए तैयार है। ना सिर्फ ये कि उनकी टॉक्स हो रही थी अभी, बल्कि अभी कहा जा रहा है कि जो ब्रिक्स समिट है उसकी साइडलाइन मीटिंग भी होगी। तो वो सबके लिए उन्होंने अपना दरवाजा ओपन रखा है, उन्होंने किसी के लिए अपना दरवाजा बंद नहीं किया है। हालांकि आप ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि इंडिया और चाइना के क्या ताल्लुकात और मामूलात रहते हैं और रहे हैं पिछले 1-2 सालों के अंदर। वो जनाब अगर मुस्लिम उम्मा की बात होती तो आज तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज है वो एक साथ खड़े होते। कहाँ कौन सबसे ज्यादा बेहतरीन ताल्लुकात तो जो इस वक्त अरब कंट्रीज के गल्फ के रिलेशन है वो इंडिया के साथ है। ट्रेड देखें आप, यूएई ने इंडिया के परचम को 15 अगस्त में बुर्ज खलीफा पर और अपनी तमाम जो बिल्डिंग्स थी उसके ऊपर लगाया है उसको उन्होंने वहां पे बत्तियां लगा दी उनके परचम पे। और ताड़ा परचम कितने जे, कहाँ है हमारा परचम? ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स इसलिए है कि आइंदा आप देखेंगे अभी ब्रिक्स है और ब्रिक्स के बाद G20 है, तो ये तमाम कंट्रीज की बहुत सारी इसमें इंटरेक्शंस होंगी और इसमें पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आ रहा ब्रिक्स में। और G20 और जितने बड़े बड़े फोरम्स हम इस वक्त देख रहे हैं, अफ्रीका में भी जो फोरम्स हो रहे हैं और अफ्रीका में जिस तरीके से जो है वो इंडिया मौजूद है, तो कहीं दूर दूर तक जो है वो आपका नामो निशान तक नहीं है। टर्की ने फाइनली स्वीडन को हाँ कह दिया ना। अमेरिका ने इतना दबाव डाले हैं यूरोपियंस ने टर्की पे, तो टर्की कुड नॉट ब्लॉक स्वीडन, फाइनली यस कहना पड़ा उसको। तो उस तरह हो जाएगा, और जो मुल्क उस तरह से कंसेंसस के खिलाफ अगर जाने लगे तो उनको वो पनिश भी करेंगे। अब देखें F-35 के प्रोग्राम में नहीं है टर्की, बाकी सारे EU के पास, यूरोपियन यूनियन के पास, नेटो के पास आने लगेंगे F-35। मेरे ख्याल से 5-6 साल के बाद आप देखेंगे सारे नेटो कंट्रीज विल बी फ्लाइंग F-35, नॉट F-16। तो टर्की एक जनरेशन पीछे हो जाएगा ना बिकॉज ऑफ इट्स अनविलिंगनेस। तो फिर नेक्स्ट टाइम कोई वक्त ऐसा आएगा वे टर्की विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज इट्स नेशनल इंटरेस्ट इन एक्सचेंज फॉर F-35, जो इनिशियली इट वाज पार्ट ऑफ इट। आपको पता है एक कंपोनेंट F-35 का सिर्फ टर्की में बनता था, तो वो भी बाहर हो गया। वो मतलब टर्की वाज नॉट जस्ट गोइंग टू रिसीव F-35, टर्की वाज पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग F-35 and it is out. So America will manage it. देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में एक एक्सप्लेनेशन है कि वाई सम ऑर्गेनाइज, जैसा सार्क फेल हो गया लेकिन ओपेक चल गया, UN चल गया। सो वाई डू सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर्क एंड सम डोंट? तो उसका एक एक्सप्लेनेशन ये है कि दे हैव टू बी बैक्ड बाय अ हेजिमॉन। तो हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थियरी वगैरह में आते हैं कि हेजिमॉन पैदा, जैसा सऊदी अरेबिया ने फंड करके अपने थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस करके उसने ओपेक क्रिएट किया था। अगर सऊदी अरेबिया की लीडरशिप नहीं होती तो ओपेक नहीं बनता, अगर चाइना की लीडरशिप नहीं होती तो SCO नहीं बनता। So there is always a hegemonic force behind, और जहां पे कोई hegemonic force नहीं है वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा नहीं चलते, they are not continuous. तो ये जो चीजें क्रिएट हो रहे हैं ना क्वाड वगैरह, who is the giver? The US। आप देख लें ऑकस में क्या हो रहा है, अमेरिका दे रही है सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को। क्वाड में क्या हो रहा है, अमेरिका दे रही है इंडिया को इंटेलिजेंस, इंडिया को डिफेंस, इंडिया को इंजिन्स, अमेरिका ही दे रही है ना हर चीज। सो वंस you start doing that, you create these organizations. So hegemonic stability theory basically ये कहती है कि hegemons create these institutions. और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।